वेलकम टू द वीडियो। आज से हम एक नई टॉपिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आईआईटी जैम से लेके सीएसआईआर नेट में भी 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि कुल मिलाकर इसमें 5 से 10 ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको वो क्लियर हैं तो आप 4 से 8 मार्क्स सीएसआईआर नेट और आईआईटी जैम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा होता है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हम उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करवाते हैं तो वो उससे कैसे रिएक्ट करेगा हमारा मॉलिक्यूल, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसे हम इसलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं क्योंकि जो हमारा रोटेटिंग मॉलिक्यूल होता है, अगर हमें उसकी एनर्जी चेंज करनी है, आई मीन टू से अगर आपको वो लो एनर्जी लेवल पे रोटेट कर रहा है, अगर आपको उसको हाई एनर्जी लेवल पे रोटेशन में भेजना है, तो जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसका काम हमारा माइक्रोवेव से ही चल जाएगा। इसीलिए हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव की रेंज की, तो इसकी फैक्चुअल रेंज होती है 3 × 10 से लेके, आई एम टॉकिंग इन हर्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ और वेव नंबर। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3 × 10 से लेके 3 × 10⁻12 हर्ट्स तक। अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालाइज करनी है तो आपको माइक्रोवेव्स की ज़रूरत होगी, जिनकी रेंज होती है 3 × 10⁻10 से लेके 3 × 10⁻12 हर्ट्ज तक। अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखनी है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला है डाइपोल और दूसरा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में डीप में जानना है तो आप फिजिक्स के इसके लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में उतना ही जानेंगे जितने से हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम चल जाए। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो आपको पता होगा हमारे पास 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। पहले होते हैं पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे परमानेंट डाइपोल होता है। अब हमें बात करनी है कि डाइपोल होता क्या है। परमानेंट डाइपोल होता है ये तो अलग बात है, पर डाइपोल होता क्या है? अगर मैं बेसिकली बात करूँ सिंपल लेवल पे कि डाइपोल क्या होता है, तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ एक हमारे पास मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी। अगर यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर तो यहाँ पे एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगी तो ये बी करेगा क्या, इस शेयर्ड पेयर को थोड़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ए पे इससे होगा क्या, हमारे पास ए पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी पे पार्सली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा इसको हम कहते हैं डाइपोल। इसको हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है किसी भी डिस्टेंस आर से। और केमिस्ट्री में डाइपोल क्या होता है, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमने देखा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया ए बी, इसमें हमने ए पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाया और बी पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाया। तो इससे हुआ क्या, हमारे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी आ गई। लेकिन अब हमारे मॉलिक्यूल पे कितनी ज़्यादा पोलर है हमारा मॉलिक्यूल, कितनी पोलैरिटी है, अगर हम ये बेसिकली डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको डाइपोल मोमेंट से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है, पोलैरिटी के बारे में कि हमारा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है। आपको जो बातें डाइपोल मोमेंट के बारे में ध्यान रखनी है वो यही बातें ध्यान रखनी कि ये बताता है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है। और दूसरी बात जो ये होता है डाइपोल मोमेंट, इसकी पोजीशन मतलब इसकी डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, और इसे एरो से डिनोट करते हैं, विच
जिसकी टेल जो होती है वो कट होती है। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट हमें बेसिकली ये बताते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी टेल कटी हुई होती है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सो कमिंग बैक टू रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सो लेट अस कंसीडर अ पोलर मॉलिक्यूल AB विच इज़ रोटेटिंग इन द प्लेन। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है A और B, जिसमें A पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और B पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और हमने मान लिया कि ये किसी प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो A और B, जो ये AB जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी होगी। जो इसकी रोटेशनल एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। हमने उसे ER से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अब हम इस मॉलिक्यूल को जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको हम किसी हायर एनर्जी स्टेट पे भेजना चाहें, तो उस एनर्जी स्टेट की भी कुछ ना कुछ क्वांटाइज्ड अमाउंट की एनर्जी होगी। आई मीन टू से उसकी भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है जितनी भी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, सभी न सभी क्वांटाइज्ड एनर्जीज होती हैं। तो जो ये हमारा मॉलिक्यूल है A और B, जिसमें A पे पॉजिटिव चार्ज है और B पे नेगेटिव, जब ये रोटेट करेगा तो आपको नहीं लगता कि जो A पे पॉजिटिव चार्ज है इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो B पे नेगेटिव चार्ज है उसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जब हमारा पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट करेगी। तो अगर अब हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाते हैं, जिसकी हमने मान ली फ्रीक्वेंसी ν1 है, और जब ये हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमने मान लिया ν2 है। तो हमने ये कंसीडर किया कि जब ये हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो इसके साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट करेगी, और उसके चेंज होने की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हमने ν2 से डिनोट कर दिया। अब जब ऐसा होगा कि हमारी ν1 और ν2 इक्वल हो जाएंगे, तब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। इट विल बी द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड हेयर द एब्जॉर्प्शन अगर हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा। सो हमें इससे ये पता चला कि जो भी हमारा AB मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उसके साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट कर रही है। अगर अब हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाते हैं, सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैचेस विद द चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रेजोनेंस अकर एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन अवर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होती कैसे है। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कितनी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, लोअर एनर्जी क्या थी मॉलिक्यूल की, अगर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था तो पहले ये रोटेट कर रहा होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर ये हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करता है तो उनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो एनर्जीज़ हैं वो क्या होगी। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।